चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रख रहे हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस टॉपिक पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस भी हमने डिस्कस किए। नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट with the assumptions of kinetic theory of gases। जो नेम ऑफ द चैप्टर है उसी से हम आज शुरू करने वाले हैं। ऐसे समझ लीजिए कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स वेयर जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी आइडियाज पुट फोर्थ टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस। अब देखिए, गैस लॉज और गैस के लिए अलग अलग जो इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं या जो पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं, खास करके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मोलार मोलिकुलर वेट, द मास ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर, ये सारी अपनी जगह पर ठीक है। इनका बिहेवियर और इनकी टर्मिनोलॉजी ये सब अपनी जगह पर। एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे ये रहता है कि गैस का अपना खुद का जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से है। जैसे हम सॉलिड्स के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं कि एक डिफाइंड शेप होगा, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो फिक्स होगा, इंटर एटॉमिक गैप जो है वो फिक्स होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। लिक्विड्स के बारे में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स होंगे, उसमें काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, मॉलिक्यूलर बाइंडिंग होगी, एक फिक्स वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, बट कोई डिफाइंड शेप और साइज हम उसके लिए नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्लियरिटी डेवलप करनी होगी कि गैस का अपना खुद का एग्जिस्टेंस कैसा है, किस फॉर्म, किस अजम्पशन में हम उसे कंसिडर करें, ताकि गैस से रिलेटेड जो इक्वेशंस हम बनाने वाले हैं, जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की कंडीशंस हम डेवलप करने वाले हैं, उसे समझने में हमें और ज्यादा क्लियरिटी आए। तो ये जो काम है कि गैस का एग्जिस्टेंस कैसा है, ये बताया गया इन द थियोरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस थियोरी पुट फोर्थ सेवरल अजम्पशंस, बहुत सारे अजम्पशंस ये थियोरी हमें बताती है कि गैस ऐसी होगी, ये बिहेवियर होगा, मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, एंड सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो जब भी हम गैस के बारे में कुछ स्टडी करेंगे तो हम अंडर अजम्पशन, अंडर द कंडीशंस गिवन बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। सो इस लेक्चर में हम ये सारी बातें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से अजम्पशंस हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम गैस के मीन फ्री पाथ, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर भी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। सो मोर और लेस मैं ऐसे कहूंगा कि आज का जो लेक्चर है ये पूरा पूरा एक थ्योरेटिकल वे में आपके सामने मैं रखूंगा, और मेरा एक्सप्लेन करने का इसे तरीका जो रहेगा ये कंसिडरिंग द बोर्ड्स एग्जामिनेशन इस हिसाब से रहेगा। प्लस आई विल बी गिविंग अप विथ सम एड-ऑन्स, सम एडिशनल फॉर्मूलीज which will help you to answer the questions given in the competitive examination. So let's start with rather writing. I'll be putting up some assumptions from the module. अब ये बात तो आप समझ लें कि ये जो assumptions हमारे सामने आने वाले हैं ये बेसिकली एक मॉडल की तरह हम कंसिडर करेंगे, जो गैस के बिहेवियर को, या रादर मुझे ऐसा कहना चाहिए, गैस के मॉलिक्यूलर बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। So these are the first 3 assumptions. It says that कि कोई भी गैस जो हो किसी भी टाइप की, वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी, और उन पार्टिकल्स को हम कॉल करेंगे मॉलिक्यूल्स। किसी गिवन गैस के लिए ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन की गैस ली, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल थ्रू आउट द गैस कहीं भी देख लें आप, वो आइडेंटिकल होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर गैस हम चेंज कर देते हैं, लाइक एक ऑक्सीजन ले ली और एक नाइट्रोजन ले ली, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट एंड द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट। Now, how these molecules will look like?
First of all, they are identical for a given gas. Then in their shape, they are spherical. Obviously, they have to be spherical, क्योंकि अगर कोई चीज बहुत छोटी हो जाती है, very tiny, small in size, तो उसका more or less shape हम लोग जो एक मैक्रोस्कोपिक शेप जो अगर हम इमेजिन करते हैं तो वो स्पेरिकल ही होगा. लेटर ऑन हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिजिड हैं एंड दे आर परफेक्टली इलास्टिक. रिजिड का मतलब ये होगा कि जो मॉलिक्यूल अपने आप में बना होगा वो रिजिड होगा, या गैस रिजिड नहीं है. ठीक है, ये एक अजम्पशन आप क्लियर कर लें अच्छे तरीके से. वैसे हम इस बात को जानते हैं कि गैस बिल्कुल रिजिड नहीं हो सकती. तो मॉलिक्यूल अपने आप में रिजिड होगा, बहुत छोटा सा, उसके साइज उसके शेप में कोई फर्क नहीं आएगा for that molecule itself, and this molecule is going to be perfectly elastic. This particular assumption highlights a point that के molecules का जब collision होगा, ठीक है, तो molecules perfectly elastic रहने की वजह से कोई energy losses नहीं होंगे during the collision. ओके, अब हो सकता है मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें बिकॉज दे विल बी मूविंग रैंडमली. हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स जाके कंटेनर वॉल के साथ कोलाइड करें. So as these molecules are perfectly elastic, so they will not lose any amount of energy. ठीक है, and in fact the momentum has to be conserved. Now the size is negligible in comparison to the intermolecular distance. ठीक है, अब जैसे देखिए दो मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल यहाँ है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है. अब इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है, लेट्स से कि मैं उसे ये इस तरीके से दिखा रहा हूं, तो आप इस बात को समझें कि मॉलिक्यूल्स का साइज इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बहुत छोटा है. ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से हैं, देखें ऐसा नहीं है. दे आर नॉट लाइक दिस. ठीक है, दे आर नॉट लाइक दिस. यहाँ पे साइज जो है ये डिस्टेंस के मुकाबले में थोड़ा बहुत कंपैरेबल हो गया. ये बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज के मॉलिक्यूल होंगे एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इटसेल्फ. इनफैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है ये अराउंड 1 नैनोमीटर तक हो सकता है, 10⁻⁹ मीटर. आपको ये तीनों असम्पशन क्लियर हो गए? यस. टू रिवाइज क्विकली हम ये कह सकते हैं कि गैस इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक. their size is negligible as compared to the intermolecular distance. ये तीन बातें हैं. Next three assumptions are these. The volume of the molecule is negligible compared to the volume of the gas. अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, वो खुद इतना ज्यादा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में तो मॉलिक्यूल का साइज बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल नहीं के बराबर होगा. ठीक है. नाउ व्हाट दीज मॉलिक्यूल्स आर डूइंग, ये कर क्या रहे हैं? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है. दीज मॉलिक्यूल्स आर जस्ट मूविंग रैंडमली haphazard, किसी भी डायरेक्शन में दे आर मूविंग विथ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ वेलोसिटीज. ठीक है, दे आर नॉट स्टेशनरी. वो मॉलिक्यूल कहीं भी किसी भी जगह पे रुका हुआ नहीं रहेगा और वो कभी नहीं रुकेगा. याद रखिए, मॉलिक्यूल एक जगह पे कभी नहीं रुकेगा. इट इज जस्ट कंटिन्यूअसली मूविंग. इस इंस्टेंट पे मैं एक छोटी सी क्यूरी को यहाँ पे आपके आंसर कर सकता हूँ कि मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है तो वो मूव कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पास एनर्जी कहाँ से आई? इसका आंसर बच्चों बहुत सिंपल है. जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विच इज इटसेल्फ इज 273 केल्विन, जो थोड़ी बहुत थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल को मिलेगी उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल मूव करता रहेगा. So the reason for the motion of these molecules is nothing but thermal energy in the atmosphere, thermal energy in the gaseous system. और उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो लगातार कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा. अब वो मोशन बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. दैट मोशन कैन बी लीनियर, दैट मोशन कैन बी रोटेशनल, ठीक है, दैट मोशन even can be a kind of spinning type of motion if we say two molecules are just attached and they're just moving. ठीक है, we may say a kind of rotational motion and so on. In short, the story is that the molecules are not at rest, they are continuously moving with all possibilities of the velocities in all possible directions. So the motion is not directed, ठीक है, the motion is not uniform, the motion is not controlled, they are moving in random directions. Now it is very typical to know that कि इन molecules की जो speed है वो
टिपिकली ऐसी बताई जाती है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ 0 का मतलब हो गया बहुत कम स्पीड, और इन्फिनिटी का मतलब हो गया बहुत ज्यादा स्पीड। दीज आर नॉट एक्चुअल नंबर्स ऑफ 0 एंड इन्फिनिटी। 0 बोले तो मॉलिक्यूल फिर एक मोमेंट के लिए रुक भी गया ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बोलने की बात है, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है कि इन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड रेंज है वो हो सकती है 0 विच मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी निग्लिजिबल, टू इनफाइनाइट विच मीन्स वेरी हाई स्पीड। ओके, अब यहाँ वेरी हाई का मतलब डोंट टेक काइंड ऑफ अजम्पशन कि ये स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। 3 × 10⁸ वगैरह वगैरह ये सब नहीं होगा। उस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा स्पीड हम ऐसे कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर अजम्पशन से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड या सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी नहीं होगी। द मॉलिक्यूल्स में बी मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस विद द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द स्पीड। आर थिंग्स क्लियर? यस। देखिए इन Yes. सारे पॉइंट्स को आपको ठीक से याद करना है, ठीक है, बिकॉज थियरी एग्जामिनेशन में ना ये सारे अजम्पशंस पूछे जाते हैं। मे बी इट कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो मैं अगर एक हल्का सा रिवीजन कर दूं, क्विक रिवीजन, तो मैं ऐसे कहूंगा मॉलिक्यूल्स काफी छोटे छोटे होंगे। They will be for a gas, for a given gas, they will be identical, spherical, rigid, and perfectly elastic. Their size is negligible. Even their size is negligible compared to the volume of the gas itself. They are continuously moving, and their speed range is from 0 to infinity typically. ठीक है? Now let's continue to next 3 assumptions. दो तीन करके ऐसे assumptions मैं आपके सामने रखता जाता हूं. See this. Now the number of molecules which are moving with most probable speed is maximum. Now this is a very interesting point. देखिए अभी अभी हमने ये क्लेम किया कि ये मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं और इनकी स्पीड का रेंज बहुत बड़ा है, मतलब बहुत कम स्पीड भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी स्पीड हो सकती है। लेकिन इस बहुत कम और बहुत ज्यादा स्पीड में ना एक पर्टिकुलर स्पीड ऐसी भी होगी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास होगी। ठीक है, जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास होगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए ऐसे हो सकता है कि इफ आई से कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड कुछ ऐसी है, सुने गौर से, 2 3 4 4 5 7 9। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली जो स्पीड बीच में है ना 4 4 4, ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास आ गई। वैसे टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 2 5, ये 3 4 5 6 7 8, 8 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस 8 मॉलिक्यूल्स में से 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी कॉमन स्पीड है। बात समझ आ रही है? यस और नो? Yes, sir. तो ऐसी स्पीड जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास हो सकती है, उस स्पीड को हम क्या नाम देंगे? मोस्ट Most probably. प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद, उनका नंबर भी ज्यादा होगा। व्हाट द पॉइंट? Yes. मतलब हम यह कह रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल की जो स्पीड रेंज है वो बहुत ज्यादा है। अब स्पीड रेंज बहुत ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक स्पीड को पोजेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज यू मे हैव मॉलिक्यूल्स इन 10⁻³ ऑर्डर। तो हो सकता है ना ऐसा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हमें मिल जाएं जिनकी स्पीड सेम हो। तो ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड सेम है, उस स्पीड को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ऑब्वियस सी बात है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पोजेस करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. नाउ टेकिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल कीप्स ऑन कोलाइडिंग। ये बात मैं आपको कर चुका हूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ये मूव करते रहेंगे रैंडम डायरेक्शंस में, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट के देयर इज अ 100% पॉसिबिलिटी दैट के दे विल बी colliding with each other, or they will be colliding with the container wall. But do remember that these collisions are perfectly elastic. No loss of energy, no loss of momentum, you may say. ठीक है, एज a system. तो हम यह कहेंगे there is no loss of energy between or during these collisions. Now taking to the next point, molecules move in a straight line with constant speed during successive collisions. अब देखिए हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली इधर उधर इधर उधर उधर जा रहे हैं। ऐसे लगेगा ना हमको लाइक एक मक्खी उड़ रही है इधर उधर उधर। ऐसे नहीं, मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं चलेंगे। एक मॉलिक्यूल अगर वो सीधा चल रहा है
तो वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलता रहेगा अनटिल अनलेस वो कोलाइड ना कर जाए। ठीक है, अब यहाँ एक मॉलिक्यूल था, इमेजिन करें, आप वीडियो में देखें थोड़ा सा, यहाँ एक मॉलिक्यूल था, यहाँ एक मॉलिक्यूल था, अब ये आ रहा है, ये जब तक कोलिजन नहीं होता तब तक सीधा चलेगा, कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है ना, बिना कोलिजन के वो इधर उधर अपनी डायरेक्शन को एक फ्लाई की तरह इधर उधर 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 जा रहा है, ऐसा नहीं करेगा वो। बात समझ आई? सो दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन until unless they undergo a kind of collision. इनफैक्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन होने तक, सक्सेसिव कोलिजन होने तक, नेक्स्ट कोलिजन होने तक मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा? तो आंसर है इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इन चीजों को मैं बहुत जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, सभी आंखें बंद करें, ध्यान से सुन ले। मतलब गैस का एग्जिस्टेंस हम किस फॉर्म में इमेजिन कर रहे हैं? तो छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कॉल करेंगे? मॉलिक्यूल्स। किसी गिवन गैस के लिए ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, स्फेरिकल होंगे, रिजिड होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे। गैस के मॉलिक्यूल का साइज जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कंपैरेबली बहुत नेग्लिजिबल होगा। इनफैक्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरेबली भी वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। गैस मॉलिक्यूल्स कभी भी रेस्ट पर या स्टेशनरी एक जगह पे अटके पड़े हुए हैं ऐसा कभी नहीं होगा, दे विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग। ये क्यों मूव कर रहे हैं? तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन छोटा सा आपको दे दिया, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्साइटेशन, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी जो इनको एटमॉस्फेयर से या टेम्परेचर की वजह से मिल रही होगी। ये जब रैंडमली मूव कर रहे होंगे ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, तो इनके पास स्पीड का बहुत बड़ा रेंज होगा। ठीक है, ये बहुत कम स्पीड से लेके बहुत ज्यादा स्पीड तक अलग अलग वैल्यूज ऑफ स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा देखेंगे कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एक कॉमन स्पीड है, और उस ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो कॉमन स्पीड है उस स्पीड को हम कॉल करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे होंगे, देयरफॉर दे विल अंडरगो अ काइंड ऑफ कोलिजन, बट दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दे विल नॉट लूज एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि एक कोलिजन से लेके अगला कोलिजन होने तक these molecules are moving in a straight line. Are things clear? याद हो गया यहां तक? Yes, sir. Yes. चलिए अब आगे के तीन देखते हैं। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट थ्री assumptions। देखो, जब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस तय करेगा, जस्ट लेट मी ड्रॉ काइंड ऑफ डायग्राम। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे। अब इसमें एक मॉलिक्यूल को मैं ट्रैक कर रहा हूं, यहां से ये चलना शुरू करता है, और लेट्स इमेजिन कि ये इधर जाके हिट करता है, और उसके बाद ये इधर जाके हिट करता है। हो सकता है उसके बाद ये इधर जाके हिट करे, और ये ऐसा चलता रहेगा। तो यहां पे इसका पहला कोलिजन हो गया, यहां तक ये सीधा चलता गया, फिर कोलिजन हुआ। ठीक है ना, तो एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन होने तक जो पाथ वो ट्रैवल करेगा, जो डिस्टेंस वो मॉलिक्यूल मूव करेगा, उस डिस्टेंस को, उस पाथ को, उस लेंथ को बच्चों हम कॉल करते हैं मीन, सॉरी, उसे हम कॉल करते हैं फ्री पाथ। गॉट द पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. कॉल करेंगे बच्चों हमसे फ्री पाथ। फ्री पाथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक बार धक्का लगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, अब चलता गया चलता गया चलता गया, फिर एक बार धक्का लगेगा, तो इन दोनों कोलिजन के बीच में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा उस डिस्टेंस को हम कॉल करते हैं फ्री पाथ। अब बेटा हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये फ्री पाथ सेम लेंथ के नहीं है, दे आर डिफरेंट। यहाँ पे देखो छोटा लेंथ है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और कम हो गया, मे बी अगला वाला बहुत ज्यादा हो जाए। इफ आई जस्ट कंटिन्यू टू टेक दिस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली हियर, तो हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, तो ये फ्री पाथ चूंकि अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज वेरी अनसर्टन। ठीक है, कि कहां अगला कोलिजन होगा हमें पता नहीं है, कौन सा दूसरा मॉलिक्यूल रास्ते में आ जाए हमें पता नहीं है। तो कभी कभी ये फ्री पाथ छोटा हो सकता है, कभी कभी ये ज्यादा हो सकता है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, वी कांट से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका एवरेज निकालेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे मैथमेटिकली। तो इन फ्री पाथ्स का जो हमने मीन निकाला बच्चों, हम उसे क्या कॉल करेंगे? Mean free path. फ्री पाथ। काफी आसान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अभी अभी कोलिजन हुआ, उसके बाद कुछ देर के बाद नेक्स्ट कोलिजन होगा, तो बीच में से जो हल्का सा टाइम गैप रह जाता है, एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन के बीच में जो हल्का सा टाइम गैप रह जाएगा,
उस टाइम गैप को हम कॉल करेंगे रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इस टाइम में मॉलिक्यूल एटलीस्ट रिलैक्स कर पा रहा है, सीधा सीधा चल पा रहा है, अगला कोलिजन होने से पहले वो जितनी देर सीधा चल पाया उस देर को, उस टाइम को, उस इंटरवल को हम कॉल करेंगे रिलैक्सेशन टाइम, एंड वी डिनोट दिस बाय अ सिंबल ऑफ टाउ। ठीक है, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अब हमें एक और ख्याल आएगा कि ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं इनके लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब क्या ऐसा कोलाइड करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे फिर अलग हो गए, बहुत देर तक एक दूसरे के साथ कोलिजन में रहेंगे क्या? नहीं, दीज मॉलिक्यूल्स विल स्पेंड नेग्लिजिबल टाइम इन कोलिजन, बस टच किया अलग हो गए, बिल्कुल हल्का टच किया अलग हो गए। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक कोलाइड कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं बहुत देर तक, ऐसा नहीं, बिल्कुल मिले थोड़ी देर, बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम में कोलिजन हो गया एंड दे आर जस्ट गॉट सेपरेटेड। तो टाइम स्पेंट इन कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कोलिजन का टाइम बहुत कम होगा इसके मुकाबले में कि अगला कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ आई? ऐसा नो? Yes. ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट 3। अब ये मैं लास्ट में आप सबको पूछूंगा, ठीक है? आपने सारी बातें गौर से सुननी है। फिर हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसी एक वॉल्यूम में अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो वो एक कांस्टेंट टर्म की तरह आता है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हम उसे कैलकुलेट करें कि भाई इतनी वॉल्यूम में इतने कोलिजन्स हो रहे हैं, तो उसके मल्टीप्लीकेशन में अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो अकॉर्डिंगली कोलिजन्स का नंबर या कोलिजन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। गॉट द पॉइंट? अगला अजम्पशन इसका ये है कि हम यहाँ आइडियल गैस को कंसिडरेशन में लाते हुए ये सारे अजम्पशन लिख रहे हैं, इसलिए हम गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनली बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स हम किसी किस्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को नहीं मानेंगे। इट डज नॉट एग्जिस्ट, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गॉट द पॉइंट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज दैट इन मॉलिक्यूल्स का साइज मास बहुत छोटा है, इसलिए इनके बीच में हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को भी निग्लेक्ट करेंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपस में किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे होंगे, दे आर जस्ट मूविंग रैंडमली, ओनली वन थिंग बिटवीन देम इज दैट हैपनिंग बिटवीन देम इज दैट दे आर कोलाइडिंग। इसके अलावा आपस में इनका कोई इंटर रिलेशन या किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं है। बात आ गई समझ में? यस सर। फर्दर मोर हम एक और पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स इसमें ऐड कर देते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंटिन्यूअसली कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, कोलिजन में कुछ मोमेंटम एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम बदल जाएगी, तो विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये सारी चीजें डेवलप होगी। अल्टीमेटली देखें तो हम उसके बारे में ये कह सकते हैं कि कंटेनर की वॉल पर फोर्स आएगा, और अगर फोर्स आएगा तो प्रेशर बनेगा। ठीक है, इसलिए हम ये देखते हैं कि किसी कंटेनर में जब हम गैस को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं उसको, ठीक है, गैस को जब हम उसके अंदर कैप्चर करके रखते हैं तो उस कंटेनर में प्रेशर आता है। जैसे ही हमने उस कंटेनर को खोला उसमें से गैस बाहर आ जाती है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। बिल्कुल आप इमेजिन कर लें ऐसे जैसे कि आपके पास एक बलून है, आपने उसके अंदर गैस भर रखी है, तो बलून के सरफेस पर प्रेशर आता रहता है ना, ठीक है? तो Yes, इस sir. प्रेशर का हम कुछ इस तरीके से देते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, कंटेनर की दीवार के साथ कंटिन्यूअसली कोलिजन करते रहते हैं। अब जाहिर बात है, अब जा जाके बार बार दीवार पे टकराओगे तो दीवार पे फोर्स बनेगा, फोर्स अगर बन रहा है तो प्रेशर तो आना है, ठीक है? फर्दर मोर एक इंपॉर्टेंट बात और लास्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि विद इन द कंटेनर ऑफ द गैस द डेंसिटी ऑफ द गैस इज सेम। ऐसा नहीं है कि कंटेनर में आपने गैस भरी तो कंटेनर के एक कोने में गैस जाके बैठ गई और बाकी खाली है, ऐसा नहीं होगा। गैस पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, वो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और पूरे कंटेनर में गैस की डेंसिटी कैसी रहेगी? आइडेंटिकल रहेगी, सेम रहेगी। तो ये है 17 पॉइंट्स विच करस्पॉन्ड्स टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एग्जामिनेशन में अगर आपसे ये पूछा जाता है, द क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स ओनली, so you can write 4 to 5 points. If the question is for 3 marks, you can just increase the length of your answer. You can write 12 to 15 points, or you can even put up the 17 points for the full length question. अब मैं बहुत क्विकली इसको रिवाइज कर रहा हूं, गौर से सुने। हमने गैस को कैसे अज्यूम करना है बच्चों? तो हमने गैस को एक मोलिक्यूलर फॉर्मेट में अज्यूम करना है जिसमें मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे किसी गिवन गैस के लिए,
स्फेरिकल होंगे शेप में, रिजिड होंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन में रिजिड होंगे, उसकी बनावट में रिजिड होंगे, और इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस के हिसाब से निग्लिजिबल साइज होगा। गैस के मॉलिक्यूल गैस की अपनी वॉल्यूम के हिसाब से निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इनकी स्पीड का रेंज बहुत ज्यादा हो सकता है। इतनी ज्यादा स्पीड रेंज होने के बावजूद भी ऐसा होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक कॉमन स्पीड पोजेस कर रहे होंगे। उस स्पीड को कहा जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि पोजेस की जाएगी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के जरिए। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स लगातार रैंडमली मूव कर रहे हैं तो ये कोलिजन करेंगे, इनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो एक के बाद एक होने वाले कोलिजन के बीच में ये जितना भी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मूव कर पाएंगे, उस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम कॉल करेंगे फ्री पाथ। इस तरीके के सभी फ्री पाथ्स को अगर हमने मीन या एवरेज किया तो हमें मिल जाएगा मीन फ्री पाथ। दो अलग अलग कोलिजन्स के बीच में या दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितनी टाइम तक ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव कर पाएंगे उस टाइम को कहा जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन होने का टाइम अपने आप में बिल्कुल निग्लिजिबल होगा। कोलिजन होने के लिए बहुत या कोलिजन होते वक्त बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा, बिल्कुल फ्रैक्शन में कोलिजन होकर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। किसी गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन्स हमेशा कांस्टेंट होंगे। इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी किस्म का कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या कोई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हम इमेजिन नहीं करते हैं। ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स लगातार कंटिन्यूअसली कंटेनर वॉल्स के साथ हिट करते जा रहे हैं, कंटेनर वॉल्स को कोलाइड करते जा रहे हैं। देयरफॉर वी मे से दैट दीज मॉलिक्यूल्स विल पुट अ प्रेशर ऑन टू द कंटेनर एंड द गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द फुल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर यूनिफॉर्मली। इसलिए पूरे कंटेनर के अंदर गैस का डेंसिटी कॉमन होगा। बात बैठ गई दिमाग में आपके? यस यस सर। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां पर तैयार करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जैसे सबसे पहले बच्चों एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यहां पर प्रिपेयर करते हैं और वो है मीन फ्री पाथ। इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखिए, हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जामिनेशन में 1 मार्क के क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाते हैं। लेट्स से दैट के ये गैस मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं एंड दे आर मूविंग रैंडमली। लेट्स से सो लाइक दिस। So they're just moving randomly here, then here, then here, then here, then here, then here. They're just making random collisions. अब फिर भी यहाँ पे मैंने एक स्कीम की तरह इसको दिखाया है, बट यू सी द collisions are randomly happening. अब आप मुझे ये बताइए कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन होने तक जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जो सीधा डिस्टेंस उसने कवर किया, उसे क्या कहेंगे? फ्री पाथ। फ्री पाथ। अब यहां हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ हैं, ठीक है। तो इन सभी फ्री पाथ का अगर हमने एवरेज किया, अगर हमने मीन किया, तो उसी चीज को हम क्या कॉल करेंगे? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ। लेट्स से कि एक जो फ्री पाथ है उसे मैं लिखता हूं λ1, दूसरा फ्री पाथ है उसे मैं लिखता हूं λ2, तीसरा फ्री पाथ है उसे मैं लिखता हूं λ3 फॉर एग्जांपल। और ऐसे करते करते हम और आगे जाते हैं। और एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6। तो अब इसका मीन कैसे निकालें? तो बच्चों सिंपल है, ये सारे λ1, λ2, λ3, λ4 जो हमें मीन, जो हमें फ्री पाथ मिल रहे हैं ना, उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन से। क्योंकि एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन होने तक हमको λ1 मिला था, तो जितनी बार वो कोलाइड करेगा क्या उतनी बार हमको फ्री पाथ मिलता जाएगा? यस सर। Yes or no? तो मीन फ्री पाथ को मैथमेटिकली इवेल्युएट करने का या मैथमेटिकली फाइंड आउट करने का बिल्कुल आसान सा तरीका क्या है कि हर एक फ्री पाथ को ऐड कर लें एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. And do remember that this n is nothing but what? Number of collisions. और याद रहे कि λ1, λ2, λ3 कुछ नहीं है, असल में ये क्या है? Free path. फ्री पाथ। जस्ट फ्री पाथ। दे आर नॉट मीन फ्री पाथ। λ1, λ2 फ्री पाथ है, उसका जब मैथमेटिकल एवरेज करेंगे तो मीन फ्री पाथ हो जाएगा। इफ आई रियली वांट टू गिव अ काइंड ऑफ डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन भी बड़ी आसान है। अच्छा, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स है, नंबर ऑफ फ्री पाथ है, या कह सकते हो नंबर ऑफ कोलिजन्स है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज
मीन फ्री पाथ, बेसिकली हमने मैथमेटिकली उसका एवरेज निकाला है। बट यहां ना प्रैक्टिकली इस बात में हम लोग फंस जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, थ्योरेटिकली आप इसे बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन किसी गिवन गैस सिस्टम में क्या हम वाकई ये λ1 λ2 λ3 मेजर कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा हमको वैसे भी, तो फिर वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाके कोलिजन कर रहा है, वो कहां दिखेगा आपने? और वो नहीं दिखेगा तो फिर उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, कितना फ्री पाथ उसने लिया, वो भी नहीं दिखेगा। सो ये जो डेफिनेशन हम बना रहे हैं ये बहुत अच्छी है, बट ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली किसी काम की नहीं है, इससे कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक छोटी सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, और वो ये वाली है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन दूंगा, बट आप इसे पहले याद रखें। इसमें देखिए लैम्बडा, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ इसे लिखना चाहिए मीन फ्री पाथ, तो आई जस्ट हैव टू पुट एम हियर। मीन फ्री पाथ ही समझ लें आप इसे, भले मैं लैम्बडा इसे लिखूं। एंड दैट गोज विथ √2, रूट से बाहर जो है ना ये पाई है, डी ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है, याद रखिए डी क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो, डिवाइडेड बाय वी। एन इन दिस केस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गेटिंग इट? Divided by Yes, sir. V means the volume of the container. Now in this particular formula n is not about collision, n is what? The total number of molecules. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से याद रखें, नहीं तो आप यहां पे गड़बड़ कर जाएंगे। इस पर्टिकुलर में n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। बात बैठ रही है दिमाग में? ठीक है। अब बच्चों प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना तो ये फॉर्मूला भी काम का नहीं है। अगर ध्यान दें हम ना तो ये भी काम का नहीं है। इसमें हम लोग कहां अटकेंगे सोचें? B. ये डी तो ठीक है, नहीं नहीं डी निकाला जा सकता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना, डी को फाइंड आउट किया जा सकता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर मैं कैप्चर कर लूं, पकड़ लूं, ट्रैप कर लूं, तो मैं उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज पता कर सकता हूं, तो वो उतना ज्यादा इशू नहीं है। बेसिकली हम लोग कहां अटकेंगे? Number of molecules. molecule. तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। ये देखिए हमने यहाँ इसे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंडिविजुअल मास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको एक्सप्रेस किया, वॉल्यूम वगैरह, तो ये डेंसिटी का टर्म मैं यहाँ पे ले आया। बाकी √2 जैसे का वैसा, पाई जैसे वैसा, डी स्क्वायर वैसा वैसा। आप सोचिए यहां से मास आप हटाएं तो ये टोटल मास ऑफ द गैस है, ठीक है। तो इसको अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो आई कैन इजीली प्रूव दिस फॉर्मूला। अब यहां मैं प्रूफ के चक्कर में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको ये कहूंगा कि आप इसे ठीक ठाक तरीके से याद रखें। तो इस फॉर्मूले का हम और ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, जिसमें हमें मास, टोटल मास ऑफ द गैस और डेंसिटी ऑफ द गैस का इस्तेमाल करना है। आर यू गेटिंग इट राइट? ये सुनो, Yes. अगर हम इस चीज को और ज्यादा प्रैक्टिकल वे में लेना चाहते हैं तो हम इस चीज के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसको PV = nRT यूज करके और ज्यादा इजीली इस बात को प्रूव कर सकते हैं इन दिस पैटर्न। ये प्रूफ्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, तो प्रूफ के चक्कर में ना जाएं, इसे बस याद रखें, सीक्वेंस को याद रखें। तो बाकी सब बेटा मैंने जैसे वैसे रखा है। देखो ये √2 जैसा वैसे रह गया, ये पाई जैसा वैसे रह गया, ये डी स्क्वायर भी जैसा वैसे रह गया। बस मैं यहाँ डेंसिटी और मास के अरेंजमेंट को अगर हटा देता हूँ, PV = nRT की कंडीशन को प्रॉपरली अप्लाई करता हूँ, आई मे गेट दिस इज इन दिस फॉर्म, वेयर वी नो वेरी वेल कि ये जो KB फैक्टर है ना, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन स्केल में, और ये जो P है ये प्रेशर है। अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है प्रैक्टिकल मैनर में, ठीक है। प्रैक्टिकल मैनर में हमें किसी गैस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो टेम्परेचर की होती है या प्रेशर की होती है ना, या उसके कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके डायमीटर के साइज की होती है। तो प्रैक्टिकल वे में ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ये पूरे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहां तक ले आया। अब इसे याद रखिए, ये हमारी बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। एक और बात समझ लें आप, अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखें तो किसी गिवन गैस के मास को अगर हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं तो हमारा यहां पर क्लेम ये बनेगा कि जो मीन फ्री पाथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, मीन फ्री पाथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द गैस के साथ, ठीक है। ये एक बात याद रखिए।
दूसरी, इस फॉर्मूले में देखें तो ये 1/√2 kb पाई डी स्क्वायर किसी गिवन गैस के लिए, ये सारा कुछ कांस्टेंट माना जा सकता है। अब रहा सवाल टेम्परेचर और प्रेशर। तो आइडियल गैस इक्वेशन को अगर मैं यूज करता हूं और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की सिचुएशन लगाता हूं, और अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन कर लूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट, तो मैं टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इनका रिलेशन बना सकता हूं। सबसे पहले तो ये रिलेशन बनेगा कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। कंडीशन क्लियर है, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड लैम्बडा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऑफ कोर्स इन दोनों सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें कंपल्सरीली वी कैसा रखना है, कांस्टेंट। वी का रोल ही नहीं लिया ना हमने पी और टी के हिसाब से चलाया सब कुछ। तो अगर मैं वी यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो मीन फ्री पाथ जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा। तो ये कुछ एक कंसिडरेशंस थे जिसे आपने यहाँ पे ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं एक छोटे से क्वेश्चन को आप तक मतलब अटेम्प्ट के तौर पे दे देता हूं। इसको अलग से मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन बनाने की जरूरत है, बट आई जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स हियर। ऑब्टेन मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 0 डिग्री सेल्सियस। आप बताएं मुझे सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस मतलब मुझे कितना टेम्परेचर लेना है? 273 केल्विन। 73 केल्विन लेना है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब मुझे कितना प्रेशर लेना है? 1 × 10⁻⁵ बार। टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल बार ऐसे बोल सकते हैं। इनफैक्ट हमें फर्दर मोर यहाँ पे डायमीटर ऑफ द नाइट्रोजन गैस भी दिया हुआ है, तो ये फैक्टर हो गया डी, विच इज 324 × 10⁻⁻12 मीटर। ये पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। तो ये सारे नंबर उठा के आप यहाँ पुटअप कर लें, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं और फिर लैम्बडा का वैल्यू निकालें। तो ये बस एक काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, ज्यादा कोई स्किल की जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है, मतलब कंसेप्चुअल लेवल की कोई खास जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे नंबर्स को उठाएं या पुटअप करें और सॉल्व कर लें। बस मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन आप हो सकता है कर लें इस बात को। ठीक है, कर लेंगे। सुनो, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पर जाते हैं। हम देखेंगे मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी या कह लीजिए एवरेज स्पीड। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन बनाते वक्त हमने ये बिल्कुल साफ साफ कहा कि these molecules are moving in random direction with the different possible speeds। अलग अलग स्पीड्स के साथ ये मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक टिपिकल सेंस में हमने ऐसे बोला कि भाई स्पीड का जो रेंज है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। हालांकि 0 से इन्फिनिटी बोलने का मतलब ये है कि बहुत कम से लेके बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ये भी पता करना पड़ेगा ना कि ये मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास कुछ इस तरीके के स्पीड्स हैं, ठीक है, या वेलोसिटीज हैं, लाइक C1 C2 C3 C4 C5 Cn, ऐसी कुछ स्पीड्स हैं, और हमारे पास ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n। तो बच्चों अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूं? तो सिंपल, मैं मैथमेटिकली इसका एवरेज निकालूंगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। Cn डिवाइडेड बाई n। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, तो जो भी स्पीड दी गई है उसको पुटअप करें, डिवाइड करें, निकालें, काम खत्म। इसमें कोई वेक्टर कैलकुलेशन भी नहीं करना, याद रखें। मॉलिक्यूल चूंकि रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप सोचेंगे सर पॉजिटिव किसको ले, नेगेटिव, कोई नहीं, ये सब स्पीड वाला बात चल रही है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन होगा, तो वेक्टोरियली आप नहीं जाएंगे कि मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव ये करें वो करें, ऐसा नहीं करें आप। जिस किसी स्पीड से मूव कर रहा है उन सभी स्पीड्स को आप ऐड कर लें, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लें, काम खत्म। अब मैं आपको ये कहूं कि ये फॉर्मूला भी किसी काम का नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? ये किसी काम का नहीं है अगर सोचा जाए तो। देखो ना, किसी काम का नहीं है ये। अरे भाई, एक तो आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, वो ढूंढते बैठो। दूसरा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इन लाइक 10⁻23 प्रैक्टिकली सोचा जाए तो।
एक एवोगाड्रोस के साथ एक मोल के भी अगर मैं मॉलिक्यूल्स को काउंट करता हूं तो 10⁻23 हो गया ना। अब क्या उन 10⁻23 मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के मैं हर एक की स्पीड आइडेंटिफाई करते बैठूं क्या? विल इट वर्क? No. No. प्रैक्टिकली इट विल नॉट वर्क। ठीक है, थ्योरेटिकली हम इन्हीं फॉर्मूले को मॉडिफाई करते 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 कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। तो शुरुआत तो हमें यहीं से करनी पड़ेगी, हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हम एक प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर्मूला बनाते हैं, रियलिस्टिक लेवल पर एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आता है। इन सब चीजों को आपने याद रखना है, ये डेरिवेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जामिनेशन में। सो इट इज जस्ट प्रेशर एंड डेंसिटी, बाकी 8 पाई ये सब कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं ये डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का पैटर्न यूज कर सकता हूँ। वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो ये पीवी अपॉन एम हो जाएगा। पीवी मैंने बाद में रिप्लेस कर दिया आरटी। सही जा रहे हैं ना? आरटी पीवी इज इक्वल टू एन आरटी, तो यहाँ 1 मोल ले लिया होगा शायद, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आरटी। फिर इसी आरटी को और अगर मैं डिटेल में लिखूं और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट और ये मास का रिप्लेसमेंट अगर मैं करूं, तो इस चीज को बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज केबीटी बाई एम, where m is the total mass of the gas and this capital M is nothing but I guess यहाँ मैंने रिवर्स ले लिया। कैपिटल M is nothing but the total mass of the gas and M is the individual mass of that particular molecule। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपके? Yes. अब सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में तो फॉर्मूला यही है टेम्परेचर वाला, क्योंकि 8 kb पाई m ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो सीधे सीधे क्या पता चला, जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? Temperature. Temperature. अब ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार क्यों मूव कर रहे हैं, व्हाई दे आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन इन ऑल टाइम। तो उनको एनर्जी कहां से मिल रही है? हीट, टेम्परेचर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया आपने टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन? तो मॉलिक्यूल्स विल मूव मोर रिगरसली, ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। व्हाट माय पॉइंट? Yes. ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी एवरेज स्पीड निकाली थी, या हम कह सकते हैं कि मीन स्पीड निकाली थी ना, इसका बच्चों हम करेंगे स्क्वायर, उसको स्क्वायर में निकालेंगे हम। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं बताता हूं आपको भी। तो स्क्वायर करके एवरेज जब हम उसे करेंगे तो हम उसे कहेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। डायरेक्ट ऐसे एवरेज नहीं करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे फिर एवरेज करेंगे। सो यू मे रियलाइज द फॉर्मूला, सी दिस, आपको फौरन समझ आ जाएगा। देखें, मैं इसे लिखने से ज्यादा सीधे सीधे जो है ना उसकी इमेज यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। एवरेज जो भी हमने निकाला उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये एक लिखने का तरीका है, बट बेसिकली यहां देखो कैसे किया हमने। C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, नहीं थे ना स्क्वायर्स, स्क्वायर के डिवाइडेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, n के स्क्वायर से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? And डिवाइड कर रहे हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात याद रखें, हम इसे n स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर रहे, कर हम इसे सिर्फ n से डिवाइड करेंगे। हाँ, इतना जरूर हम करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल स्पीड का स्क्वायर करके फिर एडिशन करेंगे। बात समझ आ रही है? Yes, sir. फिर हम बोलेंगे यार स्क्वायर करके एडिशन वडिशन करने का क्या फायदा है? तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके पूरे डेरिवेशन में हमें जाना नहीं है, किसी फ्री टाइम पे हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अब जब हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो पता है हम और एक बार अब क्या करेंगे? एट लास्ट Root. रूट ले लेंगे उसका। वेरी गुड। और इस चीज का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, क्या कॉल करेंगे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या कभी कभी हम इसे कहते हैं सी यानी कि स्पीड, आरएमएस। आरएमएस, आरएमएस का मतलब ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं बेटा तो कैसे बनाऊंगा? तो बहुत आसान है। ये जो मैंने निकाला ना अभी, ये वाला सिर्फ इतना दिख रहा है आपको, सिर्फ इतना, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर लेंगे, काम खत्म। ये देखिए, अब कंपैरिजन करिए, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। तो ये जितना भी टर्म स्क्वायर रूट में है, ये पहले मीन स्क्वायर था, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। बट लेट मी टेल यू वंस अगेन, वेरी इन अ वेरी फ्री एंड फ्रैंक मैनर, इज दिस फॉर्मूला प्रैक्टिकली एप्लीकेबल? No. No. It's not.
इट कांट बी, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को आप आइडेंटिफाई कर करके उसकी पर्टिकुलर स्पीड को नहीं ढूंढ सकते, यू कांट, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। थ्योरेटिकल वे में ये ठीक है समझने के हिसाब से। हाँ, अब इन्हीं कंडीशंस को और मॉडिफाई करते 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 कुछ लंबे चौड़े डेरिवेशंस होंगे जो सिलेबस के स्कोप में नहीं है, हम इन चीजों को फाइनलाइज करते हैं कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे हम इन्हें फाइनलाइज करते हैं। अब इन फॉर्मुलीज को आप प्रीवियस लेवल के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो बस पाई हट रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है, और 8 की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो ये सारे फॉर्मुलीज भी आपको प्रॉपरली याद हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट राइट? यस सर। यस, ओके। सो डू रिमेंबर, अब यहां से जो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, वो ये है कि इसका रिलेशन मैं बना सकूं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो हमें यहां पे भी क्या पता चला कि जो CRMS होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ टेम्परेचर के। इन शॉर्ट, समझने की बात इतनी है कि मॉलिक्यूल मूव ही इसलिए कर रहा है कि उसके पास टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी है उसके पास। अगर हम इस टेम्परेचर को पूरा 0 कर दें, 0 केल्विन, 0 सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन, तो उस मॉलिक्यूल के पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी और वो फिर फ्रीज हो जाएगा, वो रुक जाएगा। बट 0 केल्विन इज अनअचीवेबल, 0 केल्विन तो हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट 0 जाता ही नहीं है टेम्परेचर, करेक्ट है ना बात? -273 डिग्री, तो इतना तो होता ही नहीं है। देयरफॉर एट ऑल टेम्परेचर्स हम ये कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वो और जोर से मूव करेंगे। अब यहां ना बच्चों एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमको इन दोनों फॉर्मुलीज के रेफरेंस में, कि सर आप टेम्परेचर के साथ तो रिलेशन बना रहे हो, प्रेशर के साथ क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी? है ना, यहां पे भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यूरी समझ में आई आपको? हाँ, आप ऐसे सोच सकते हो ना सर, टेम्परेचर के साथ तो आप बड़ी खुशी से रिलेशन बना रहे हो, देखो यहाँ भी बनाया आपने, यहाँ भी बनाया, एवरेज में भी बना दिया, CRMS में भी बना दिया, रूट मीन स्क्वायर में। टेम्परेचर के साथ तो ठीक है, चलो हम मान भी रहे हैं। ये प्रेशर ने क्या गुनाह किया भाई? प्रेशर के साथ क्यों इसकी स्पीड नहीं बन रही, क्यों रिलेशन नहीं बन रही है? तो आंसर बड़ा सिंपल है बेटा, जब भी हम किसी दो पैरामीटर में रिलेशन बनाते हैं तो रिमेनिंग पैरामीटर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, ये रूल है, अदरवाइज हम रिलेशन नहीं बना सकते। अब यहां क्या हो रहा है, 3 कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, मास ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल ये भी कांस्टेंट है, बचता अकेला टेम्परेचर है। भाई टेम्परेचर बढ़ाओ तो CRMS बढ़ेगा, लेकिन इधर क्या हो रहा है, प्रेशर के साथ नीचे कौन है, डेंसिटी। ये डेंसिटी है, यहां पे भी वही था, डेंसिटी। तो बच्चों होता ही है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो वो गैस कंप्रेस हो जाती है। अगर वो गैस कंप्रेस हो गई तो उसकी डेंसिटी में भी फर्क पड़ता है। Yes. तो प्रेशर को चेंज करने के चक्कर में हम डेंसिटी को चेंज कर बैठते हैं, तो ये आपस में ही इंटरनली बैलेंस हो जाएंगे, ये बढ़ा ये घटा, ये घटा ये बढ़ा, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। बात समझ आई? तो अगर मैं प्रेशर के साथ इसकी रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं तो डेंसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट रह नहीं रही है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? लेट मी फिनिश द सेंटेंस। हम दो पैरामीटर्स में रिलेशन कब बना पाते हैं? जब रिमेनिंग सारे पैरामीटर्स, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के रिमेनिंग सारे पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट होने चाहिए। अगर हमने प्रेशर को चेंज किया तो क्या उसका इफेक्ट डेंसिटी पे पड़ेगा? यस। यस। तो प्रेशर को कंट्रोल करने जाएंगे तो डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। जब इस इक्वेशन में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है तो हम CRMS और प्रेशर में या एवरेज और प्रेशर में कोई रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। रिलेशन बिल्ड करने के लिए शर्त है, कंडीशन है, जो पैरामीटर में तुमने रिलेशन बिल्ड करनी है उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रहना। तो प्रेशर को चेंज करूंगा तो डेंसिटी अफेक्ट होती है, कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसलिए यहां पर प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसलिए फाइनली मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये स्पीड्स जो हैं ये प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्लास 11 में बोला था, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। याद करें, स्पीड ऑफ साउंड के लिए मैंने कमेंट किया है वहां पे,
The speed of sound is independent of pressure. Getting the point? Yes, sir. अब कुछ एक छोटे मोटे कैलकुलेशंस मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इन स्पीड्स को जब हम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सो दे आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर्स पर सेकंड. कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो जनरल डेटा के साथ हम मीटर पर सेकंड में भी लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ये वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो दे आर एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर सेकंड, या ऐसे समझिए कि स्पीड काफी ज्यादा होती है, थाउजेंड्स में होती है. अब यहां हम एक और बात देख सकते हैं बेटा कि ये स्पीड हो एवरेज या सीआरएमएस. अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन किया, टेम्परेचर को अगर हमने कांस्टेंट मेंटेन किया तो ये स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी मास के साथ. ये भी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? यस सर. अब इसमें एक और फंडामेंटल बात आप ये समझें कि गैस अगर मैं चेंज करता हूं, इफ आई गॉट डिफरेंट गैस, अलग अलग तरीके की गैस को अगर मैं यूज करूं, इवन दो एट द सेम टेम्परेचर, जैसे ऑक्सीजन ले लिया रूम टेम्परेचर पे, या हाइड्रोजन ले लिया रूम टेम्परेचर पे, या नाइट्रोजन ले लिया रूम टेम्परेचर पे, तो सेम टेम्परेचर रहने के बावजूद अलग अलग गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसलिए अलग अलग गैसेस के लिए मुझे अलग अलग स्पीड मिलेंगी. गेटिंग इट राइट? बात समझ आ गई? यस. एक और बात सुन ले यहां पे, अगर हम इस गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन रिलेशन लाते हैं स्पीड ऑफ साउंड के साथ, साउंड की स्पीड के साथ, तो आपको याद होगा क्लास 11 में हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा आरटी बाई एम. अभी अभी सीआरएमएस हमने यहां पे निकाला 3 RT बाई एम. तो इनको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कुछ ऐसा, वेयर गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट. याद है आपको? ये स्पीड ऑफ साउंड का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं. yes or no? यस सर. ओके, वन लास्ट पॉइंट टू कंसिडर इन दिस केस. ये जो स्पीड होती है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी प्लैनेट पर गैस एग्जिस्ट करती है और किसी प्लैनेट पर गैस एग्जिस्ट नहीं करती है. अब जैसे देखें, अर्थ है मान लें, ये अर्थ, आपको पता है कि अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. करेक्ट है? Yes. अब बच्चों, अर्थ के सराउंडिंग में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, सेवरल हंड्रेड्स किलोमीटर्स, है ना. अब आप सोचो बच्चों, ये गैस के मॉलिक्यूल जो अर्थ की सराउंडिंग में हैं, ये सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ओजोन वोजोन, जो भी है, जो भी गैसेस मौजूद हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बिना किसी रीजन के, ठीक है, बिना किसी बाइंडिंग के, ये अर्थ को छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं? वैसे तो खुले में है ना, ये स्पेस में खुले में है ना, जाना चाहिए. गैस को ऐसे खुला रखोगे तो चले जाएंगे ना ये, तो ये क्यों नहीं जा रहे? डू यू हैव एनी रीजन? ऐसे ओपन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो निकल जाना चाहिए स्पेस में, नहीं जा रहे हैं, और हालांकि चल भी रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, दे आर नॉट एट रेस्ट, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? यस, क्या रीजन है? तो आंसर बड़ा सिंपल है. वेरी गुड बेटा, इसका आंसर बड़ा सिंपल है. देखो, ये मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं तो इनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, ये सारी वेलोसिटीज होंगी ना इसके पास, सीआरएमएस वाली, एवरेज वाली, जो भी है, मूव कर रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ या ना? यस. अब इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कम है. अर्थ को छोड़ के आप जाना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको कितनी स्पीड अटेन करनी पड़ेगी? 11.2. ये हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th में, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अब ये जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली इसकी स्पीड 11.2 से कम है.
कम है, इसलिए वो जा नहीं पा रहे हैं। अब आप कोई दूसरा प्लेनेट ले लें, कोई भी दूसरा प्लेनेट ले लें, मार्स ले लें, मून ले लें, कुछ भी, कोई भी दूसरा प्लेनेट, मून ले लिया मैंने। अब मून के सराउंडिंग में कोई गैस नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून के सराउंडिंग में। क्यों, क्यों नहीं है? इसके वेलोसिटी कम है। हाँ, असलियत में मून के सराउंडिंग में भी पहले कुछ एटमॉस्फेयर रहा होगा, लेकिन वो जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे या मूव कर रहे थे, उनकी स्पीड मून के एस्केप स्पीड से ज्यादा निकली, तो वो एस्केप कर गए, वो छोड़ के चले गए। बात समझ आई? तो जिस किसी प्लेनेट के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब Molecules किसी भी प्लेनेट के पास वैसे तो एटमॉस्फेयर है नहीं अर्थ को छोड़ के, तो उसका मतलब सीधा सा ये है कि सराउंडिंग में जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, उनकी स्पीड उस प्लेनेट के एस्केप स्पीड से, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा थी, तो वो मॉलिक्यूल एस्केप हो गए, वो निकल गए, वो चले गए। बात एकदम अच्छे से क्लियर हुई? यस सर। अब लास्ट एक वैल्यू देखते हैं, एक लास्ट कंडीशन, और ये कंडीशन है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस पर मैं और थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा मैक्सवेल्स कर्व के नाम से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक 5 मिनट में बस ज्यादा लूंगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं। होगा ये कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारी स्पीड्स होंगी। ऑफ कोर्स हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं, हम उसका स्क्वायर मीन निकाल रहे हैं, हम फाइनली उसका रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं, एंड सो ऑन। लेकिन होगा तो ये कि बहुत सारी स्पीड्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसी एग्जांपल को कैरी करता हूं जो मैंने मॉड्यूल में आपको लिख के दिया। फॉर एग्जांपल, एक गैस मॉलिक्यूल के पास इतनी सारी स्पीड्स हैं, फॉर एग्जांपल, तो आप गौर करें 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6। अब आप सोचें इसमें से कौन सी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल कहलाई जा सकती है? 3 3 6 कौन सी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल कहलाई जा सकती है? 1 2 3 4 5 या 6? सोचें। 3। आपने ऐसा क्यों कमेंट किया कि 3 ये स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है? इसका आंसर काफी सिंपल है, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास वो है। हाँ। तो स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होगी उसी स्पीड को हम क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल स्पीड। और इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। ध्यान से देखें, प्रेशर डेंसिटी, टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वेट, टेम्परेचर और ये मास ऑफ द गैस। यहां हल्का सा एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ये जो के मैंने लिखा यहां पे, ये होना चाहिए केबी, यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब ये सारे फॉर्मूले मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे आप एवरेज का रेफरेंस ले लें, चाहे आप सीआरएमएस का रेफरेंस ले लें, या फाइनली आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रेफरेंस ले लें। तो थोड़ी सी मेहनत करें और इन सभी चीजों को कैलकुलेट करें। जब बच्चों हम इसे कंपेयर करते हैं, हर एक स्पीड की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, इन फॉर्मूलीज को कंपेयर करते हैं, तो हमें इस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी या इस तरीके का कंपैरिजन मिलता है। किसी भी गिवन गैस की सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होगी? रूट मीन स्क्वायर आरएमएस होगी। उससे कम कौन सी होगी? एवरेज। एवरेज और उससे भी कम कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबल। हाँ, अब देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू का मैग्नीट्यूड रूट मीन स्क्वायर से और एवरेज से कम है, बात को समझें। लेकिन कौन सी ऐसी स्पीड है जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पजेस करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल। हालांकि उसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वही स्पीड पजेस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और इन फॉर्मूलीज को जब बच्चों हम यूज करेंगे, अब उसे मैं डेराइव करके तो नहीं बता रहा हूं यहाँ पे आपको, और रेशो निकालेंगे तो वी मे गेट सच काइंड ऑफ रेशो। इस तरीके का रेशो हमें मिल सकता है, हमें इसे याद भी रखना चाहिए। अब आइए बेटा, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल एक 5-7 मिनट बस मैं आपके यहाँ पे लूंगा। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लें। एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने क्या किया कि इन स्पीड्स को कंपेयर किया, इनकी प्रोबेबिलिटी सर्च की, इनके बारे में इस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कौन से मॉलिक्यूल किस तरीके की स्पीड कितने टेम्परेचर पर पजेस करते हैं। और इस पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उन्होंने एक प्लॉट बनाया,
एक ग्राफ बनाया, एक कर्व बनाया, उस ग्राफ को, उस प्लॉट को हम कॉल करते हैं मैक्सवेल्स कर्व, या हम कहते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। नाउ सी दिस, ये ग्राफ बेसिकली बनाया किसके किसके बीच में बनाया गया है। तो ऑन वाई एक्सिस we will be taking the fraction of molecules with a certain volume range, certain velocity range. ठीक है, fraction of molecule, number of molecules with a certain velocity range. जैसे 2 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 3 किलोमीटर पर सेकंड में कितने मोलिक्यूल आ रहे हैं, इसका एक रेशो, इसका एक फ्रैक्शन निकालेंगे। 3 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 7 किलोमीटर पर सेकंड में कितने मोलिक्यूल्स आ रहे हैं, उसका एक रेशो निकालेंगे। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ Yes. मोलिक्यूल्स इन अ सर्टेन वेलोसिटी रेंज, इसका एक रेशो। और दूसरे एक्सिस पर हम लोग डायरेक्टली लेंगे वेलोसिटी, डायरेक्टली हम यहां पे वेलोसिटी लेंगे। ठीक, अब जब इसे हम प्लॉट करते हैं तो ये प्लॉट हमें बड़ा ही यूनिक सा, बड़ा ही सरप्राइजिंग सा मिलता है। ध्यान से देखें, ये प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ऐसा प्लॉट मिलेगा। इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, रादर इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म कर्व। इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को, तो बच्चों ये कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? देखो सही, मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस किसी वेलोसिटी को पोजेस कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए ना। Yes. ये बिल्कुल बात ऐसी है बेटा जैसे हम लोग पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं। अब पॉपुलेशन का सर्वे करेंगे तो बेसिकली ऐसे ही करेंगे ना, 1 मंथ इन्फेंट बेबी से लेके 5 साल तक कितनी पॉपुलेशन है, 5 साल से लेके 10 साल तक कितनी पॉपुलेशन है, 10 साल से लेके 20 साल तक कितनी पॉपुलेशन है, ऐसा एक रेंज तय करेंगे ना हम लोग। Yes. ये वो रेंज है कि भाई इतनी वेलोसिटी में कितने मॉलिक्यूल है, इतनी वेलोसिटी में कितने मॉलिक्यूल है, ये वो रेंज है। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का एक जनरल सर्वे मैंने अभी फिलहाल इस ड्यूरेशन में सुना है, इन ईयर्स में, कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री। 28-30 एज की हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अरे समझ में ऐसा, तो वैसा हम ये ढूंढ लेंगे कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को पोजेस कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम कॉल करेंगे मोस्ट प्रोबेबल। ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम और कम स्पीड की तरफ जाएंगे तो मॉलिक्यूल की तादाद और कम होगी, और ज्यादा स्पीड की तरफ जाएंगे ना तो मॉलिक्यूल की तादाद और कम होगी। बात आ रही है बच्चों समझ में? ऐसा नो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, एवरेज। और उससे भी थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग तो हमको CRMS मिलेगी। ठीक है, ये सब सी की पैटर्न में भी लिखा जा सकता है, मैंने सी के ही हिसाब से आपको बताया। पर ठीक है, ये इक्वेशन V वाली है तो चलो इसको V ही रहने दो। V यहाँ पे स्पीड है, या मैं इसी ये अपने लिए हो गया CMP, ये वाला टर्म हो गया C एवरेज, और ये वाला टर्म हो गया CRMS। याद रखिए ये कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या चीज है, स्पीड। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो कर्व इन्होंने बनाया ना, इस कर्व को हम कॉल करते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक और खास बात, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के राइट साइड वाला कर्व ज्यादा एरिया लेता है। ठीक है, ज्यादा एरिया लेता है कंपैरेटिव टू द लेफ्ट साइड वाला कर्व। मतलब आपको यहां ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के उधर साइड, राइट साइड, और लेफ्ट साइड आपको कंपैरेबली कम मॉलिक्यूल मिलेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आप इस कर्व का एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं, इसके नीचे का सारा एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनी वैल्यू ऑफ स्पीड इन द गिवन गैस। Yes. ठीक है, वहां टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको मिल जाएंगे कि यहां पर एक्चुअली में हमको कितने मॉलिक्यूल्स इसमें हैं।
और एक लास्ट पॉइंट आप याद रखें, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कर्व कहां शिफ्ट होगा? बताएं आंसर। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कर्व कहां शिफ्ट होगा? मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा? राइट, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, वेरी गुड, हमने लिखा यहाँ पे बाकायदा ये टेम्परेचर के साथ स्पीड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर यहां आ रही थी तो हो सकता है यहां आ जाए, और ये कर्व हो सकता है हाइयर टेम्परेचर के लिए ना ऐसे शिफ्ट हो जाए आगे। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो सकता है इधर बन जाए। तो इसके लिए अगर बच्चों मैंने कहा टेम्परेचर T2, ये पुराने वाले कर्व के लिए अगर मैं लिखता हूं टेम्परेचर T1, तो ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि T2 हैज टू बी ग्रेटर एज कंपेयर टू T1। आ रही बेटा बात समझ में? तो ये कुछ एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपको बस याद रखने हैं। इसकी एक थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन मैंने आपको मॉड्यूल में दे दी है, आप इसे याद रखें। इसमें मेरे ओपिनियन में तो एक जनरल क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि टेम्परेचर के हिसाब से ये मैक्सवेल का कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, और एक पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं रिगार्डिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सम कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उनके आपस में इंटर रिलेशंस कैसे हैं। इससे आगे प्रेशर के डेरिवेशन और फिर न्यूमेरिकल के साथ हम लोग कमिंग क्लास में कंटिन्यू करते हैं। रुक जाएं फिर।